चिंता छोड़ो सुख से जियो किताब के लेखक डेल कार्नेगी जब पहली बार टेक्सास से न्यूयॉर्क आए तो उनके पास दोस्तों के $20,000 थे जो उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए दिए थे। लेखक को लगता था कि उन्हें शेयर बाजार की अच्छी समझ थी, किंतु कुछ सौदों में फ़ायदा करने के बाद अंततः उन्होंने सारी पूंजी गंवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों के बारे में सोचना शुरू किया और यह फैसला किया कि शेयर बाजार में दोबारा कदम रखने से पहले मैं यह पता लगाने की कोशिश करूँगा कि यह काम कैसे करता है। और इस दौरान उन्हें पता चला एक सिद्धांत जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस का सिद्धांत। हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह स्टॉप लॉस का सिद्धांत क्या सिर्फ शेयर बाजार में काम आता है या असली ज़िंदगी में भी इसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 10 में आज बात करेंगे कि चिंताओं पर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। लेखक ने शेयर बाजार में एक बेहद सफल विशेषज्ञ बर्टनस कैसेल्स को खोजा और उनसे परिचय बढ़ाना शुरू किया। उनका विश्वास था कि उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता था क्योंकि सफल निवेशक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हर साल बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बताया जो लेखक के हिसाब से शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि मैं हर शेयर को खरीदते समय उस पर स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी शेयर को $50 में खरीदता हूँ तो मैं उस पर $45 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। यानी अगर उस शेयर का भाव $45 तक गिर जाएगा तो वह अपने आप बिक जाएगा और इसी तरह सौदे में मुझे सिर्फ $5 का ही नुकसान होगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि आपने समझदारी से किसी शेयर का चुनाव किया है तो आपको औसतन 10, 25 या $50 का फ़ायदा हो सकता है। और क्योंकि आपने अपने नुकसान को $5 तक ही सीमित कर लिया है, यदि आप आधे से ज़्यादा बार भी घाटा उठाते हैं तो भी आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। लेखक ने इस सिद्धांत पर अमल किया और वो किताब में आगे लिखते हैं कि मैं तब से इसका लगातार प्रयोग कर रहा हूँ। इसने मेरे और मेरे ग्राहकों के कई हज़ारों डॉलर बचाए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि स्टॉप लॉस का यह सिद्धांत केवल शेयर बाजार में ही नहीं, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी है। अब मैंने आर्थिक समस्याओं के अलावा दूसरी समस्याओं पर भी स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया। हर तरह की परेशानी और द्वेष पर स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगाए। इसने जादू की तरह असर दिखाया। उदाहरण के तौर पर डेल बताते हैं कि मैं अक्सर एक ऐसे दोस्त के साथ लंच करता था जो शायद ही कभी वक्त पर आता हो। पहले तो मैं आधे घंटे तक उबलते हुए उसका इंतज़ार करता था, तब जाकर वह आता था। आखिरकार मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारे इंतज़ार करने का स्टॉप लॉस सिर्फ 10 मिनट है। यदि तय समय से तुम 10 मिनट लेट आओगे तब मैं उठकर चल दूँगा। डेल कहते हैं कि हे भगवान, काश मैंने ऐसा बरसों पहले किया होता। काश मैंने अपनी अधीरता, अपने स्वभाव, खुद को सही साबित करने की अपनी इच्छा, अपने अफसोसों और अपने मानसिक तथा भावनात्मक तनावों पर बरसों पहले स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया होता। मैं हर उस स्थिति का विश्लेषण कर पाता जिससे मेरी मानसिक शांति भंग होने का खतरा था और फिर स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाने के बाद कहता कि इस परिस्थिति में सिर्फ इतनी ही चिंता करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वे लिखते हैं कि जब वो 30 साल से कुछ अधिक थे तो उन्होंने उपन्यास लिखने में जीवन समर्पित करने का फैसला किया। वे दूसरा फ्रैंक नॉरिस या जैक लंदन या थॉमस हार्डी बनने जा रहे थे। उसे लेकर वो इतने गंभीर थे कि उन्होंने पूरे 2 साल यूरोप में बिताए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ब्लिज़ार्ड, बर्फीला तूफान। इसका शीर्षक बहुत ही स्वाभाविक था क्योंकि प्रकाशकों ने इसे उतने ही ठंडे तरीके से लिया जिस तरह डकोटा के मैदानों में आने वाले बर्फीले तूफान को लिया जाता है। तब उनके साहित्यिक एजेंट ने उन्हें बताया कि इस उपन्यास में बिल्कुल भी दम नहीं है और उनके अंदर किसी भी तरह के उपन्यास लेखन की कोई प्रतिभा, कोई कला नहीं है। यह सुनकर उनके दिल की धड़कन जैसे थम गई। उस सदमे में आ गए। वो लिखते हैं कि अगर किसी ने मेरे सिर पर एक मुद्गर मार दिया होता तो भी मेरा हाल इससे बुरा नहीं होता। मैंने महसूस किया कि मैं ज़िंदगी के दोराहे पर खड़ा था और मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कई सप्ताह गुजरने के बाद मैं सदमे की हालत से बाहर आया। उस समय तक ये बात उन्होंने नहीं सुनी थी कि अपनी चिंताओं पर स्टॉप लॉस लगा लें।
पर वो जब आज मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने यही किया था। उन्होंने उपन्यास पर खून पसीना बहाने वाले 2 सालों को अपने जीवन से अलग कर दिया, उसे एक अच्छा प्रयोग माना क्योंकि वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसके बाद वो आगे बढ़ गए। वो अपनी वयस्क शिक्षा की कक्षाओं को चलाने तथा पढ़ाने के अपने काम पर वापस लौट आए और खाली समय में जीवनियाँ लिखने लगे, जीवनियाँ और नॉन फिक्शन किताबें, इसी तरह की जिस तरह की किताब हम आज पढ़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत खुश हुआ मैंने यह फैसला लिया। हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि खुशी के मारे मैं सड़क पर नाचने लगूँ। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने तब से एक दिन या 1 घंटा भी कभी इस बात पर अफसोस करते हुए नहीं गुजारा कि मैं दूसरा थॉमस हार्डी नहीं बन पाया। लेखक का मानना है कि सच्ची मानसिक शांति के महानतम रहस्यों में से एक है मूल्यों का अच्छा एहसास, और वे लिखते हैं कि उनका विश्वास है हम अपनी 50% चिंताओं का अंत तुरंत कर सकते हैं, बशर्ते हम एक तरह का निजी स्वर्णिम पैमाना विकसित कर लें कि हमारे जीवन के संदर्भ में चीज़ों का मूल्य क्या है। तो साथियों, इससे पहले कि चिंता आपको ख़त्म कर दे, चिंता को ख़त्म करने के इस नियम को समझिए। जब भी किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता होने लगे और लगे कि हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, तो खुद से 3 सवाल पूछें। जिस चीज़ की मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ वह मेरे जीवन में सचमुच कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैं इस चिंता के किस बिंदु पर स्टॉप लॉस लगाऊं और उसके बाद इसे भूल जाऊं। तीसरा, इसकी मैं ठीक ठाक कितनी कीमत चुकाऊं और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले से ही इसकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमत चुका दी है। साथियों, अपनी चिंताओं को इकट्ठा करिए और इस नियम के अनुसार उनका हल निकालिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है। जब तक आप चिंता करना जारी रखेंगे हम आपसे इस बारे में बात करते रहेंगे। अपने अनुभवों को हमें लिखिएगा ज़रूर और हमारी आपकी बातचीत ऐसे ही जारी रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 11 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।